हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल एडू 360% में। चलिए दोस्त, आज हम इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 5th सेम का एक बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि है 3 फेज इंडक्शन मोटर। मेरे अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 1 3 फेज इंडक्शन मोटर, उसका यह वीडियो नंबर 6 है। उसका यह वीडियो नंबर क्या है? 6 है। यदि आप पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 इन सब प्लेलिस्ट में कलेक्ट हो रहे हैं, इन सब को देख लीजिए, तब आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए यदि आप हमारे इस वीडियो को देखते हैं तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक आप यदि देखते हैं तो इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलेगा, और इस वीडियो नंबर 6 में वीडियो नंबर 5 के बाद आप क्या सीखेंगे, उसका एक क्वेश्चन के रूप में हम लोग लाए हुए हैं। जो कि क्या है, देखिए, जो पहला क्वेश्चन है रोटर की स्पीड निकालने का फॉर्मूला। पहला जो हम लोग सीख रहे होंगे कि रोटर के स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वो सीख रहे होंगे। दूसरा, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, यानी 3 फेज के इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो जनरली 4 मेथड हम पढ़ेंगे, और चारों मेथड का नेम जो दिया गया है, चारों मेथड कौन कौन सा है? सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यानी सप्लाई वोल्टेज को कंट्रोल करके हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे। इस में यह देखेंगे सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, यानी फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके और मोटर के कंट्रोल को देखेंगे। फिर है पोल चेंजिंग मेथड, अगला है स्लिप चेंजिंग मेथड। और फिर आगे जो पढ़ेंगे कि इमेजिनरी मैकेनिकल लोड से रिलेटेड पॉइंट पढ़ेंगे। और जो लास्ट हमारा होगा इस वीडियो का, वो होगा रेफर्ड वैल्यू। क्या होगा? रेफर्ड वैल्यू। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ लिंक, यदि आपको इस वीडियो का क्या चाहिए, पीडीएफ लिंक या पीडीएफ चाहिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो हम इसका लिंक बेसिकली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। इन कभी कभी लिंक एरर हो जाता है, उस केस में आप इसको edu_इलेक्ट्रिकल 5th सेम सर्च कीजिए, आ जाएगा, ज्वाइन कीजिए और वहाँ से हमारी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं या रेगुलर आ करके हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप हेल्पिंग नेचर के हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, जो कि है रोटर की स्पीड निकालने का फॉर्मूला। देखिए दोस्तों, तो हेडिंग आ गया हम लोगों के सामने, रोटर की स्पीड निकालने का फॉर्मूला। रोटर की स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम इस इक्वेशन से पर यूनिट स्लिप, जो कि हम पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा, इसके बारे में पूरी डिटेल, तो आप पहले वीडियो को देख लीजिए। तो इसमें पर यूनिट स्लिप के फॉर्मूले से, पर यूनिट स्लिप इजकल टू स्टेटर में फील्ड की स्पीड माइनस रोटर की स्पीड बाई स्टेटर की स्पीड। तो इस फॉर्मूले से हम इस एनएस को, डिवाइड में है इधर साइड, तो इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो एस एन एस इजकल टू एन एस माइनस एन आर, एस एन एस इजकल टू एन एस माइनस एन आर। यहाँ से हम क्या करेंगे, रोटर के स्पीड को निकालेंगे, रोटर के स्पीड को, यानी कि रोटर की स्पीड निकालने की फॉर्मूला यहाँ से हमारी मिल जाएगी। एन आर को इस साइड इक्वल के भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसको एस इंटू एन एस को इक्वल के इस साइड भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो एन आर इजकल टू एन एस माइनस एस इंटू एन एस, एस इंटू एन एस। यहाँ से एन आर इजकल टू, यानी रोटर की स्पीड बराबर एन एस कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस एस। फिर हम एन एस के जगह पे पहले वीडियो में ही सिंक्रोनस स्पीड के टॉपिक में यह पढ़े हैं कि एन एस इजकल टू 120 F/P होता है। तो इस वैल्यू को रख देंगे, एन आर इजकल टू 120 F/P अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एस। तो आई होप दोस्तों यह आपको रोटर के स्पीड निकालने का फॉर्मूला समझ में आया होगा। अब देखिए, स्पीड कंट्रोल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का स्पीड हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं? तो देखिए,
यहाँ से हमें मिल के आता है कि जो रोटर की स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के। तो एनआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी यदि अगर हम 3 फेज इंडक्शन मोटर के फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो उसके रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। इसी फॉर्मूले से हमें मिलता है कि जो रोटर की स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोल के, रोटर की स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है पोल के, यानी कि हम पोल को चेंज करते हैं तो हमारी क्या होगी कि रोटर की स्पीड चेंज हो जाएगी। आगे जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो रोटर की स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्लिप के, यानी कि यदि हम स्लिप को चेंज करते हैं तो भी हमारी रोटर की स्पीड चेंज होती है। और दोस्तों हम यह जानते हैं कि यदि हमारे घर में लो वोल्टेज है तो हमारी जो फैन होगी या हमारी कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होगी वह अच्छे से वर्क नहीं करेगी, यानी कि हमारी जो रोटर की स्पीड है वो सप्लाई वोल्टेज पे भी डिपेंड करती है। देखिए दोस्तों, वी नो दैट, चूँकि हम जानते हैं कि एन आर इजकल टू, यानी रोटर की स्पीड बराबर 120F/P अंडर ब्रैकेट 1 - S होता है। हम ऊपर के फॉर्मूले में इसको पढ़े हैं। अतः ऊपर से एवं से उपरोक्त से यह क्लियर है या यह स्पष्ट है कि इंडक्शन मोटर की स्पीड निम्न बातों पर डिपेंड करती है। इंडक्शन मोटर की स्पीड निम्न बातों पर डिपेंड करती है, और वह कौन कौन सी बातें हैं तो देखिए, पहला है सप्लाई वोल्टेज पर। हम देखें हैं ऊपर कि इंडक्शन मोटर की स्पीड सप्लाई वोल्टेज पे डिपेंड करती है। सप्लाई फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर इंडक्शन मोटर की स्पीड सप्लाई फ्रीक्वेंसी के वैल्यू पर भी डिपेंड करती है। नंबर ऑफ पोल के मान पर, यानी कि नंबर ऑफ पोल के मान पर भी इंडक्शन मोटर की स्पीड डिपेंड करती है। और स्लिप के वैल्यू पर भी इंडक्शन मोटर की स्पीड का वैल्यू डिपेंड करता है। तो यह चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। तो देखिए अगला टॉपिक है सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड। सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड, यानी कि सप्लाई मोटर को दी गई सप्लाई के वोल्टेज को कंट्रोल करके हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को कैसे कंट्रोल कर पाते हैं, इसके बारे में हम इसमें गहरी अध्ययन यानी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के इस मेथड में, यानी कि इंडक्शन मोटर के स्पीड कंट्रोल के इस मेथड में, सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड में, सप्लाई वोल्टेज के वैल्यू में चेंज करके हम इंडक्शन मोटर की स्पीड को चेंज कर पाते हैं। इसमें क्या होता है, इस मेथड में जैसे ही हम सप्लाई वोल्टेज को चेंज करते हैं, चेंज कर करके हम क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर के स्पीड को भी चेंज कर लेते हैं। लेकिन सप्लाई वोल्टेज के वैल्यू को चेंज कर देने से फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। और हम जानते हैं कि जो इंडक्शन मोटर में फ्लक्स बनाता है, कौन बनाता है, वोल्टेज। यानी कि जब हम वोल्टेज को कम करेंगे, सप्लाई वोल्टेज को, तो हमारी फ्लक्स भी कम हो जाएगी। लेकिन हम यह चाहते हैं कि जो हमारी फ्लक्स हो वो अच्छी से अच्छी बनी रहे। हम कभी यह नहीं चाहते हैं कि हमारी फ्लक्स कम बने, हम यह चाहते हैं कि हमारी फ्लक्स अच्छी से अच्छी बनी रहे। तो फ्लक्स का वैल्यू भी चेंज हो जाता है। वोल्टेज को जैसे चेंज करेंगे तो हमारी फ्लक्स की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी, जिससे फ्लक्स डेंसिटी बी का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। और फ्लक्स कम होगा तो फ्लक्स डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, हमारी कम हो जाएगी, रिजल्टिंग, यानी जिसके फलस्वरूप इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, सप्लाई वोल्टेज के चेंज करने से इंडक्शन मोटर की क्या हो जाएगी, परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। और यही कारण है कि इसका यूज कम करते हैं या न के बराबर करते हैं। और यही कारण है कि सप्लाई वोल्टेज कंट्रोल मेथड का यूज हम नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो न के बराबर करते हैं। तो चलिए अब दूसरा जो है हम लोगों का वो है कि सप्लाई फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड। देखिए दोस्तों, तो इस मेथड को पढ़ते हैं। चूँकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि एन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यानी कि रोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। और रोटर के स्पीड निकालने के फॉर्मूले से यह हमें मिला हुआ है 120F/P अंडर ब्रैकेट 1 - S होता है।
वहाँ से मिला है। अर्थात फ्रीक्वेंसी के वैल्यू में चेंज करने पर एनआर का मान भी चेंज हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब यह है एनआर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ का मतलब, या रोटर की स्पीड फ्रीक्वेंसी के समानुपाती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम फ्रीक्वेंसी का वैल्यू को बदलते हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के मान को बदलते हैं, तो हमारी क्या हो जाती है, रोटर की स्पीड भी बदल जाती है। हम बदलने का मतलब कह रहे हैं, बदलना में बढ़ना और घटना दोनों होता है। यानी फ्रीक्वेंसी के वैल्यू को बढ़ाते हैं तो रोटर की स्पीड बढ़ जाती है, घटाते हैं तो घट जाती है। ये न कहने के बजाय हम यह कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पे रोटर की स्पीड चेंज हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी संभव है, और ऐसा तभी संभव है क्यों, हम फ्रीक्वेंसी को चेंज क्यों नहीं कर पाते हैं। फ्रीक्वेंसी जो हमारा बनाती है वो बनाता है अल्टरनेटर, और अल्टरनेटर ही पूरे जहाँ सप्लाई हो रही हो अल्टरनेटर से, तो बस एक अल्टरनेटर ही है जो कि केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज कर पाता है। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इंडक्शन मोटर के शाफ्ट को और अल्टरनेटर के शाफ्ट से कपलिंग कर देंगे। यानी कि अल्टरनेटर के लोड के रूप में हम किसको लगा देंगे, इसको, इंडक्शन मोटर को। तब हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। लेकिन इसका हम कभी यूज घर में और उद्योग में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जो फैन लगाए हैं वो उसकी रेटिंग है कि 50 हर्ट्ज पे ही चलेगी, और चेंज होगा तो तुरंत ख़राब हो जाएगा। बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी रेटिंग फिक्स है, फ्रीक्वेंसी ख़राब होगा तो उन लोग की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब 3 फेज इंडक्शन मोटर अल्टरनेटर के शाफ्ट पर लोड के रूप में लगा हो, और ऐसा तब संभव है जब 3 फेज इंडक्शन मोटर अल्टरनेटर के शाफ्ट पे कैसा लोड के रूप में लगा हो। और क्योंकि अल्टरनेटर ही फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, इसीलिए इसके शाफ्ट पर लोड के रूप में लगा होना चाहिए। अतः इस मेथड का यूज इंडस्ट्रीज तथा डोमेस्टिक के साथ नहीं करते हैं। और इस मेथड का यूज हम कहाँ नहीं करते हैं, इंडस्ट्री और डोमेस्टिक यानी घरेलू और उद्योग में नहीं करते हैं। अगला जो है स्पीड कंट्रोल, वह है पोल चेंजिंग मेथड। तो चलिए दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए पोल चेंजिंग मेथड क्या है, कि हम जानते हैं कि स्पीड कंट्रोल से हमें जैसे कि रोटर के स्पीड कंट्रोल का फार्मूला या रोटर के स्पीड वाले फार्मूले से जो होता है NR = 120F/P (1 - S), उससे हमें यह मिल के आता है कि जो रोटर की स्पीड होती है वो पोल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या विक्रमानुपाती होती है। तो देखिए, अर्थात कहने का आशय है कि पोल की नंबर बढ़ाते जाने पर, जब हम पोल की नंबर को बढ़ाएंगे तो रोटर की स्पीड का मान क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। अर्थात कहने का आशय है कि पोल की नंबर बढ़ाते जाने पर स्पीड का वैल्यू कम होता जाएगा। हम पोल को बढ़ाएंगे, पोल के संख्या को, तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। इसके अपोजिट, इसके विपरीत, यदि हम पोल के संख्या को घटाएंगे तो हमारी स्पीड अधिक हो जाएगी। इसके विपरीत पोल की संख्या कम करते जाने पर स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस मेथड का यूज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए करते हैं। और इस मेथड का यूज किसके लिए करते हैं, तो स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए। क्यों करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लिए, तो देखिए, क्योंकि स्टेटर में जितने पोल बनते हैं, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में जितने पोल बनते हैं उतने ही नंबर ऑफ पोल इंडक्शन के द्वारा रोटर में भी बन जाते हैं, और उतने ही पोल जितने इसके स्टेटर में बनते हैं उतने ही पोल इंडक्शन के द्वारा किस में बन जाते हैं, रोटर में बन जाते हैं। अतः पोल की नंबर चेंज करके मोटर की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। अतः इसके कहने का आशय है कि इस प्रकार हम पोल की संख्या को चेंज करके और रोटर की स्पीड को, यानी मोटर की गति को चेंज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्लिप चेंज मेथड। चलिए बिना देर किए उसको भी पढ़ते हैं। देखिए दोस्त, तो आगे है स्लिप चेंज मेथड, यानी कि स्लिप को चेंज करके हम गति को कैसे चेंज करते हैं रोटर की या मोटर की, वो हम लोग देख लेते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है।
इंडक्शन मोटर का टॉर्क क्या होता है, स्लिप के समानुपाती होता है, यह हम जानते हैं। तथा टॉर्क रोटर के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, रोटर के रेजिस्टेंस पे। कैसे, हम लोग टॉर्क के इक्वेशन से, यह हम जो टॉर्क इक्वेशन हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं, जो कि थोड़ी लंबी वीडियो है, उसको आप क्लियरली पढ़िए। वहाँ से बहुत सारे टॉपिक इधर आएंगे, बहुत सारे छोटे छोटे बात आगे मोटरों में उसी से उठ के आएगी। देखिए, उसी टॉर्क इक्वेशन से हमें यह मिलता है कि टॉर्क जो होता है वो स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। देख लीजिए यहाँ पे, यही वो इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन। यहाँ से टॉर्क क्या है, एस, स्लिप के प्रोपोर्शनल होती है। और टॉर्क जो होती है, यहीं से हमें मिलता है कि रोटर के रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए, वही बात यहाँ पे लिखा गया है कि इंडक्शन मोटर का टॉर्क स्लिप के प्रोपोर्शनल होता है। इंडक्शन मोटर का टॉर्क किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्लिप के। तथा टॉर्क रोटर रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। और टॉर्क किस पे डिपेंड करता है, रोटर रेजिस्टेंस पर भी। अर्थात कहने का आशय है कि जैसे जैसे रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे हम रोटर रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, वैसे वैसे टॉर्क बढ़ता जाएगा। वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टॉर्क बढ़ता जाएगा, टॉर्क बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे टॉर्क बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे हमारी टॉर्क जो है वो बढ़ती जाएगी, स्लिप को भी बढ़ाता जाएगा। और टॉर्क जितना बढ़ा, स्लिप को भी बढ़ा दिया। और अर्थात रोटर का स्पीड का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि जो रोटर की स्पीड है वो स्लिप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो देखिए, रेजिस्टेंस के, रोटर के रेजिस्टेंस को हम बढ़ाएं तो हमारी टॉर्क बढ़ गई, और टॉर्क बढ़ी तो स्लिप बढ़ गया, और स्लिप बढ़ गया तो हमारी स्पीड कम हो गई। जो कि ये सारे टॉर्क जो होता है रोटर के समानुपाती होता है, रोटर रेजिस्टेंस के समानुपाती होता है, टॉर्क स्लिप के समानुपाती होता है। यह हमें टॉर्क इक्वेशन से ही मिला हुआ है। चलिए दोस्तों, जो हम अगला टॉपिक देखेंगे वो है इमेजिनरी मैकेनिकल लोड से रिलेटेड। इमेजिनरी मैकेनिकल लोड से रिलेटेड, तो चलिए बिना देर किए उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो जो टॉपिक है इमेजिनरी मैकेनिकल लोड से संबंधित, इमेजिनरी मैकेनिकल लोड से संबंधित यानी कि काल्पनिक मैकेनिकल लोड से संबंधित। तो क्या है, पहले एक सर्किट डायग्राम बनाया गया है। तो ये सर्किट डायग्राम देखने से पहले हम यह थोड़ा ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं, ट्रांसफार्मर की। तो हम यह जानते हैं कि ट्रांसफार्मर में, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो ट्रांसफार्मर का भी प्लेलिस्ट हमारे वीडियो पे है, पढ़िए, उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आपको वैसा कुछ पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट के थ्रू वो बात हमारे पास आएगी और हम उसको किसी चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराने में मदद करेंगे। तो चलिए वो बात की बात है, पहले यहाँ पे ट्रांसफार्मर के बारे में जानते हैं। तो देखिए, हम जब ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे तो उस समय यह बताए थे कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको हम प्राइमरी भी कहते हैं। और ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड लगाते हैं। ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग पर क्या करते हैं, लोड लगाते हैं। लेकिन यदि इसी ट्रांसफार्मर को हमें इंडक्शन मोटर बनाना हो तब क्या करेंगे, तो इसी ट्रांसफार्मर को जब हमें इंडक्शन मोटर बनाना हो तो हम उसके स्टेटर को क्या करेंगे, उसके प्राइमरी को क्या करेंगे, सप्लाई देंगे, और उसके सेकेंडरी को शॉर्ट कर देंगे, सेकेंडरी को शॉर्ट सर्किटेड कर देंगे, और वहाँ पे एक घूमने वाली ऑब्जेक्ट लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगी, वो घूम जाएगी और वह इंडक्शन मोटर की भांति कार्य करने लगेगी। अब देखिए, हम फिर इस बात को पलटते हैं, इसके विपरीत चलते हैं। हमारे पास है इंडक्शन मोटर और हम यह चाहते हैं कि वो हमें क्या करे, ट्रांसफार्मर की भांति या ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करे। तब हम क्या करेंगे, तो आप कहेंगे कि रोटर को हटा दीजिए और शॉर्ट सर्किट को तोड़ दीजिए और वहाँ पे लोड लगा दीजिए। वैसी बात नहीं है। हम क्या करेंगे कि इसके रोटर पर एक इमेजिनरी लोड लगाएंगे, एक इमेजिनरी लोड लगाएंगे, मैकेनिकल लोड या काल्पनिक भार कहते हैं, इमेजिनरी काल्पनिक मैकेनिकल भार वो लगाएंगे। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन राइज होगी कि जब हम जो इमेजिनरी मैकेनिकल लोड होगा,
आखिर वह उसका वैल्यू कितना होगा, तो हमें मिल जाएगा। और हम यह जानते हैं कि रोटर में एक रेजिस्टेंस है और हम एक इमेजिनरी मैकेनिकल लोड लगा दिए, तो चूंकि रेजिस्टेंस जो है सीरीज में जुड़ती हैं, तो जब इन दोनों रेजिस्टेंस को हम सीरीज में जोड़ते हैं लोड को, तो हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है वो कितनी होती है, तो यह भी हम देख रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, तो देखते हैं कि देखिए यहाँ पे हम कि ये क्या है, कि ये हमारी स्टेटर की वाइंडिंग है। हमारी किसकी वाइंडिंग है? स्टेटर की वाइंडिंग है। हम ये पिछली वीडियो से कई बार देखते आए हैं। यहाँ पे क्या किए हम कि स्टेटर में V1 सप्लाई कनेक्ट किए हैं, V1 सप्लाई कनेक्ट किए हैं, तो इस स्टेटर में एक I1 करंट फ्लो हुई है। तो यह चूँकि हम इसके पीछे वाले वीडियो में बता चुके हैं कि जो इसमें जो नेचर होती है वो RL नेचर की होती है। तो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे X1 है, ये नो लोड ब्रांच है। नो लोड ब्रांच यानी कि इसको अब हटा ही दीजिए, इसका तो कोई काम नहीं है। वैसे आप थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। नो लोड ब्रांच है यानी कि जब हम इंडक्शन मोटर पे किसी भी प्रकार की लोड नहीं लगाते हैं, फिर भी उसके स्टेटर में एक बहुत ही छोटी सी करंट, नो लोड करंट फ्लो होती है, जिसे I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और वह क्या करती है कि वह I0 दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, एक वाटफुल कंपोनेंट और एक वाटलेस कंपोनेंट। तो जिसमें वाट होता है और फुल होता है, वाट है, वाट भी है और फुल है। तो जो वाटफुल कंपोनेंट होती है वो हमारी कोर लॉस कराती है, और जो हमारी वाटलेस कंपोनेंट है वो फ्लक्स बनने में मदद करती है। इस प्रकार क्या होता है कि हम सेकेंडरी वाइंडिंग में जब इसमें EMF बनता है, इस EMF का प्रभाव जब सेकेंडरी वाइंडिंग पर पड़ता है तो उसमें भी EMF बनता है, वो भी RL नेचर का है, तो उसका भी रेजिस्टेंस होता है R2 और X2, और उसका रोटर रोटेट करता है। तो उस रोटर पे हम क्या करते हैं, एक मैकेनिकल लोड सब अप्लाई करते हैं। तो आप आई होप कि इस सर्किट को सारे चीज़ समझ गए होंगे। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा कुछ लिखित रूप में पढ़ते हैं। तो देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करके कोई रोटेटिंग पार्ट जोड़ दिया जाए तो यही इंडक्शन मोटर बन जाता है। हम यह जानते हैं कि जबकि ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट करके और कोई रोटेटिंग पार्ट जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाता है? इंडक्शन मोटर बन जाता है। अतः इंडक्शन मोटर को पुनः ट्रांसफार्मर की भांति व्यवहार कराने के लिए इसके शॉर्ट सर्किट रोटर पर एक इमेजिनरी मैकेनिकल लोड ऐड कर देते हैं, और इंडक्शन मोटर को पुनः ट्रांसफार्मर के भांति कार्य कराने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके जो शॉर्ट सर्किटेड रोटर होता है उस पर क्या करते हैं दोस्तों, एक इमेजिनरी मैकेनिकल लोड को जोड़ देते हैं। इस मैकेनिकल लोड का वैल्यू R2 अंडर ब्रैकेट 1/s-1 होता है। यह आपको याद कर लेना है। इमेजिनरी मैकेनिकल लोड का वैल्यू कितना होता है? तो R2 अंडर ब्रैकेट 1/s-1। चलिए आगे देखते हैं कुछ और। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हम एक इमेजिनरी मैकेनिकल लोड ऐड कर दिए हैं, इमेजिनरी मैकेनिकल लोड जोड़ दिए हैं। अब देखिए क्या होता है, एबव सर्किट डायग्राम से यानी उपरोक्त के परिपथ से, उपरोक्त के परिपथ आरेख यानी सर्किट डायग्राम से हमें यह क्या मिल रहा है। तो देखिए, हम यह जानते हैं कि वीडियो नंबर 5 में जाइए, वहाँ से आपको ये रिलेशन मिलेगा E2S = S × E2 यानी कि EMF एट रनिंग कंडीशन = स्लिप इंटू EMF एट स्टैंड स्टिल कंडीशन, यहाँ से मिलेगा। और ये भी हम जानते हैं कि रोटर का जो इम्पिडेंस होता है Z2S यानी कि रोटर का इम्पिडेंस = रोटर के रेजिस्टेंस प्लस J रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस। रोटर का इंडक्टिव रिएक्टेंस या इम्पिडेंस है, इम्पिडेंस का वैल्यू होता है BEE से आप पढ़ के आए होंगे। देखिए, तो इस प्रकार हम करंट निकालेंगे रोटर में। रोटर जब रन कर रहा है तो उस केस में जो हमारी करंट है I2S = हम यह जानते हैं ओम्स लॉ के थ्रू। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी जब आप वीडियो नंबर 5 को पढ़ के आए होंगे तब। देखिए, हम जानते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग कि V = IR होता है, यहाँ से I = V/R होता है। और हम जानते हैं कि सर्किट में देखिए, यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज, यहाँ वोल्टेज,
पैरेलल में सारे जगह का वोल्टेज समान है, तो यहाँ पे आई के जगह आई, भी के जगह पे ई भी लिख सकते हैं, और आर के जगह पे जेड, आर के जगह पे इम्पिडेंस, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों है। ओम्स लॉ में केवल रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, सॉरी इम्पिडेंस कह रहे हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों है, और इन दोनों को एक साथ इम्पिडेंस कहते हैं। यहाँ पे आता है रोटर में फ्लो होने वाली करंट इजकल टू रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ बटा रोटर की इम्पिडेंस, और यहाँ से इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से, इसकी वैल्यू SE20 बाई R2 प्लस JSX20 ये हम लिख लिए हैं। और देखिए दोस्तों, और यहाँ पे JX2S है, तो हम ये भी 5th वीडियो से पढ़ के आए हैं, जो रोटर के रनिंग कंडीशन में जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है वो स्लिप गुना स्टैंड स्टिल कंडीशन के इंडक्टेंस के इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। अतः अब देखिए ये हमें इक्वेशन एक मिल गया है, हर और अंश में स्लिप से भाग देने पर, और इसमें हर और अंश में, अंश और हर में स्लिप से हम भाग देंगे, जो भी हो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, स्लिप से भाग देंगे। स्लिप से भाग देने पे हमारा E20 बाई R2 बाई S प्लस JX20 आएगा। ये हमारी करंट होगी रनिंग कंडीशन में जो फ्लो हो रही है। अब देखिए हमारे पास दो मैकेनिकल लोड हो गए लोड के रूप में, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, एक यहाँ है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों लोड को ऐड करेंगे, तो हमारा जो रिजल्टिंग लोड आएगा वो R2 बाई एस आएगा, R2 बाई एस आएगा, क्योंकि दो लोड अगर सीरीज में है, दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 तरीके से जोड़ा जाता है। इसको ओपन करिए और जोड़ दीजिए तो हमारा R2 बाई एस आएगा। अब देखिए दोस्तों आगे होता है एट नो लोड, यानी कि नो लोड की कंडीशन में क्या होता है, जब इंडक्शन मोटर के रोटर पर कोई लोड नहीं लगाते हैं तो इस कंडीशन को ही इंडक्शन मोटर का नो लोड का पर होना कहते हैं। इंडक्शन मोटर को सप्लाई दे दिए हैं, इंडक्शन मोटर की रोटेट कर रहा है, लेकिन उस पर कोई लोड नहीं लगाया गया है, तब क्या होता है, उसे ही हम इंडक्शन मोटर को क्या कहते हैं, नो लोड पर होना कहते हैं। देखिए इस कंडीशन में रोटर बहुत अधिक स्पीड से रोटेट करेगा, और इस कंडीशन में क्या होता है कि रोटर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में रोटेट करता है, और हम मानते हैं कि यह स्पीड यानी रोटेटर की स्पीड स्टेटर के स्पीड के बराबर हो जाएगी, NR इज सिमिलर टू NS, यानी रोटर की स्पीड स्टेटर के स्पीड के बराबर हो जाएगी। उस केस में हम पर यूनिट स्लिप, जो हम वीडियो नंबर 1 से पढ़ के आए हैं पर यूनिट स्लिप के फॉर्मूले, उसके थ्रू हमें स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा 0, स्लिप का वैल्यू मिल जाएगा 0। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं इमेजिनरी मैकेनिकल लोड में जब हम स्लिप के वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमारा क्या होता है। देखिए आगे दोस्तों, तो हम जानते हैं कि इमेजिनरी मैकेनिकल लोड है, उसका फॉर्मूला जो होता है R2 अंडर ब्रैकेट 1 बाई S माइनस 1। अब जो क्या है कि नो लोड के कंडीशन में स्लिप हमारी 0 है, तो स्लिप के जगह पे 0 रखेंगे, तो हमारा R2 अंडर ब्रैकेट 1 बाई 0 माइनस 1, तो 1 बाई 0 को हम इन्फिनिटी कहते हैं, तो R2 इन्फिनाइट माइनस 1, जहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, R2 इन्फिनाइट हो जाएगा। यानी कि नो लोड कंडीशन में क्या होता है, रोटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट हो जाता है, और रोटर अगर कहीं भी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, यानी कि आप यदि 2 वायर लिए हैं, ऐसे 2 वायर समझ लीजिए कि एक वायर है, ठीक है, और किसी मेथड द्वारा क्या हुआ है, यह ऐसे टूट गया है, ये अलग हो गया है और ये अलग हो गया है, तो बीच में जो बचा हुआ है उसके बीच का जो एयर है या जो बीच के गैप है उसमें जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो इनफाइनाइट होता है, तभी ना करंट इस वाले वायर से इस वाले वायर में नहीं फ्लो कर रही है। तो इस पाथ को क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि ओपन सर्किट हो गया है। क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया है। तो देखिए यही है, जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो रहा है, अतः नो लोड की कंडीशन में इंडक्शन मोटर का रोटर ओपन सर्किट की भांति वर्क करता है। तो नो लोड के कंडीशन में इंडक्शन मोटर का रोटर किसके भांति कार्य करता है, ओपन सर्किट के भांति काम करता है। आगे देखिए, एट ब्लॉक रोटर टेस्ट, यानी कि रोटर पे इतना लोड दे दिया गया है कि अब रोटर घूम ही नहीं रहा है, ब्लॉक हो गया है।
इतना, यानी कि रोटर जब मोटर चल रही है तो मोटर की कैपेसिटी है 1 बाल्टी पानी ऊपर पहुंचाने की, आप ऐसे समझ लीजिए नॉर्मली, और हम उसके ऊपर रख दिए हैं 10 बाल्टी पानी, तो नहीं चल रही है, रुक गई है। तब क्या होता है, जब इंडक्शन मोटर के रोटर पर एक निश्चित सीमा से ज़्यादा लोड अप्लाई कर दे तो रोटर रोटेट करना बंद कर देता है। यदि एक इंडक्शन मोटर है तो उस पर एक निश्चित सीमा से अधिक लोड जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रोटर रोटेट करना बंद कर देता है, और इसी कंडीशन को रोटर का ब्लॉक होना कहते हैं। और इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, रोटर का ब्लॉक होना। और उस केस में जब रोटर रोटेट नहीं कर रहा है तो रोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, NR 0। NR क्या है, रोटर की स्पीड, वो क्या हो जाएगी 0। और पर यूनिट स्लिप से, जो हम पहले वीडियो में आपको बताए हुए हैं, उससे अकॉर्डिंग जब पर यूनिट स्लिप में NR का वैल्यू 0 रखेंगे तो वहाँ से हमारी स्लिप आ जाएगी 1। अब स्लिप 1 आएगी। अब इसको इमेजिनरी मैकेनिकल लोड के फॉर्मूले में स्लिप का वैल्यू रखेंगे 1, तो R2 अंडर ब्रैकेट 1/s - 1, यहाँ पे स्लिप का वैल्यू होता है 1 रखेंगे तो 1/1 - 1, यानी 1/1 का 1 होता है और -1, तो R2 × 1 - 1 0, R2 × 0, तो R2 हमारा क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। यानी कि अब रजिस्टेंस रोटर में क्या है, 0 है। और रजिस्टेंस रोटर में कब 0 हो जाता है, जब कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो देखिए, अतः ब्लॉक रोटर कंडीशन में तथा स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर शॉर्ट सर्किट की भांति वर्क करता है। ब्लॉक रोटर कंडीशन में तथा स्टैंड स्टिल कंडीशन में रोटर किसके भांति कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट की भांति कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे और देखते हैं। देखिए अगला टॉपिक है दोस्तों रेफर्ड वैल्यू। अगला टॉपिक है रेफर्ड वैल्यू। तो जब हम पढ़ रहे थे इस टॉपिक को तो एक हमारे टीचर थे ऋषभ दुबे विराट, जो कि बहुत ही अच्छे टीचर थे। हालांकि आपको शायद उनसे पढ़ने की सौभाग्य न प्राप्त हो, लेकिन मुझे प्राप्त हो चुकी है, और उन्हीं के बदौलत है कि यह वीडियो और ये नोट सारे आपको मिल पा रहे हैं। तो स्पेशल थैंक्स टू ऋषभ सर। वो इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए स्पेशली एक स्टोरी पहले बताते थे। आई थिंक, या मैं यह कहना पसंद करूँगा कि वह स्टोरी मुझे बतानी पड़ेगी रेफर्ड वैल्यू को अच्छे से आपको समझने के लिए। कि वो स्टोरी क्या बताते थे कि रेफर्ड, यानी हम यह जानते हैं कि एक बार हम, ये हमारा स्टेटर है, ये हमारा रोटर है, तो एक बार हम रोटर के सारे इक्विपमेंट को जो लगे हैं E2, R2, X2, ML, इन सारे को I2, इवन I2 को भी एक बार रोटर के सारे चीज़ को स्टेटर के साइड भेजते हैं और देखते हैं क्या होता है, और फिर एक बार स्टेटर को रोटर के साइड भेजते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इस कहानी को इस सारे मेथड को बताने के लिए जो हमारे सर थे वो एक कहानी का प्रयोग करते थे, और शायद वही इसका नया खोज भी किए होंगे, क्योंकि बहुत ही क्रिएटिव टीचर थे। तो चलिए उसको बताते थे कि एक लड़का था, अपने घर पे रहता था, तो उसे बोला गया कि बाबू मामा के यहाँ जाओगे, मामा के यहाँ। तो वो बोला कि जाएंगे, कि जहाँ जितना हम यहाँ पे क्या कराते हैं, खर्चा कराते हैं, नुकसान कराते हैं या लॉस कराते हैं, उतना ही लॉस क्या कराएंगे, हम मामा के यहाँ भी कराएंगे, मामा के यहाँ भी कराएंगे। जब ये बात आपको मंजूर होगी तो हम जरूर मामा के यहाँ जाएंगे। तो उससे बोला गया कि ठीक है चलो जाओ। देखिए क्या होती है, उस केस को कहते हैं कि रोटर हमारी जो है वो अब अपने यहाँ स्टेटर के साइड आ रहा है। तब क्या हो रहा है, तो देखिए कि व्हेन रोटर साइड रिफर टू स्टेटर साइड, जब रोटर के साइड को स्टेटर के साइड हम क्या कराते हैं, रिफर कराते हैं, तब क्या होती है। तो देखिए R1 X1, R1 X1 E1 I1, ये क्या है, हमारे रोटर के सारे एलिमेंट है, स्टेटर के सारे एलिमेंट है, और जो रोटर से रेफर होकर आए हैं उन सारे पे मैं डैश लगा दिया हूँ, सारे पे क्या लगा दिया हूँ, डैश लगा दिया हूँ।
तो रोटर का रेजिस्टेंस R2 था, रिफर्ड होकर आया है तो R2 डैश। उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस X2 था, रेफर होकर आया है तो X2 डैश। और चूंकि हम जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज हमेशा समान होता है तो E1 इजकल टू E2 डैश। E2 ये रोटर का EMF था, इंड्यूस्ड EMF, और रिफर होकर आया है तो E2 डैश। और I1 इजकल टू I2, तो I2 रिफर होकर आया है तो I2 डैश। तो देखिए यह जो R था ये यहाँ पे कितना लॉस करा रहा था अपने घर, यानी कि रोटर में कितने लॉस करा रहा था। तो हम जानते हैं कि पावर लॉस का फॉर्मूला होता है I²R। तो देखिए रोटर में जो करंट फ्लो हो रही है वो I2 फ्लो हो रही थी उस केस में, तो I2² R2। अब जब ये रेफर होकर मामा के गांव आया है तो मामा के गांव करंट यानी कि स्टेटर में करंट फ्लो हो रही है I1, तो I1 का स्क्वायर और R2 डैश, यानी कि यही रोटर है, रिफर होकर आया है तो इसके बराबर होता है वो। क्योंकि अब बताया था ना कि जितना हम लॉस अपने घर कराते हैं उतना लॉस हम मामा के घर कराएंगे, यानी कि बराबर लॉस कराएगा। उस केस में हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी। और यहाँ से हम रेफर्ड हुई है जो वैल्यू R2 डैश, उसकी वैल्यू निकालेंगे। जो रोटर की रेजिस्टेंस है रेफर करके स्टेटर में आई है उसकी वैल्यू R2 डैश इजकल टू, देखिए I2 और I1 स्क्वायर में है, इधर जाएंगे तो I2/I1 का होल स्क्वायर इंटू R2। और हम ट्रांसफार्मर के से यह जानते हैं कि E2/E1 इजकल टू N2/N1 इजकल टू V2/V1, या I1/I2 को हम क्या कहते हैं, K कहते हैं। क्या कहते हैं, K कहते हैं। उस केस में देखिए I1/I2 को K कहते हैं, लेकिन यहाँ पे I2/I1 है तो इसको क्या बोलेंगे, 1/K। तो इसके जगह पे 1/K रख दिए हैं। अब इसको क्या किए हैं, R2 डैश इजकल टू R2/K², R2/K²। यहाँ पे क्या था कि जो रोटर का रेजिस्टेंस रिफर होके स्टेटर के रेजिस्टेंस के पास आया था उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा ये। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं कि जो मैकेनिकल लोड रोटर में जोड़ते हैं उसका वैल्यू होता है R2 डैश, यानी कि यहाँ पे इमेजिनरी मैकेनिकल लोड भी तो रिफर होकर के आएगा, तो वहाँ पे हो जाएगा R2 डैश। तो चलिए उसका भी एक जो होता है उसका भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तो मैकेनिकल लोड था वो R2 डैश अंडर ब्रैकेट 1/s-1, और R2 डैश के जगह पे इसका वैल्यू जो पीछे अभी तुरंत हम निकाले हैं क्या, R2/K², उसको रख देते हैं। तो ये हमारी एक यहाँ से भी फॉर्मूला निकल के आ जाती है। देखिए हम ट्रांसफार्मर के उस इक्वेशन से E2/E1 इजकल टू K, हम जानते हैं E2/E1 इजकल टू क्या होता है, K। इसको ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, K को ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। E2/E1 इजकल टू K। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, E1 का वैल्यू निकालेंगे, E1 का। तो E1 इधर डिवाइड में है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर से K इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में। तो E1 इजकल टू E2/K। आई होप आपको इतना मैथ आता होगा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, अब हम क्या जानते हैं कि E1 इजकल टू E2 डैश। हम आपको भी सर्किट डायग्राम में दिखाए थे कि पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सारे जगह समान होती है। तो E1 इजकल टू E2 होता है, लेकिन E2 रेफर करके आया है तो E2 डैश लगा हुआ है, और E1 के जगह पे इसके वैल्यू को रख देते हैं। तो E1 के जगह पे इसके वैल्यू को रखते हैं तो E2/K आ जाता है, जहाँ से हम जो रिफर्ड होकर EMF आया हुआ है E2 डैश उसका वैल्यू मिल जाता है, E2 डैश इजकल टू E2/K। अब देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से कि I1/I2 इजकल टू K होता है। यहाँ से हम I1 का वैल्यू निकालेंगे तो I1 इजकल टू I2 इंटू K। अब देखिए हम जानते हैं कि I1 इजकल टू I2 होता है, सर्किट डायग्राम से देखे थे। और जो ये I2 रेफर्ड होकर स्टेटर के साइड आया है तो इसमें डैश लगा हुआ है। तो यहाँ पे I1 के जगह पे इस वैल्यू को रखेंगे, I1 इजकल टू I2 इंटू K, तो I2 इंटू K। तो यहाँ से जो करेंट हमारी रेफर्ड करेंट है रोटर की, रेफर्ड करेंट वो I2 डैश इजकल टू I2 इंटू K होती है। अब देखिए, अब उससे बोला जा रहा है कि बाबू मामा के यहाँ से अब तुम अपने घर जाओगे, तो कह रहा है कि हम तो जाएंगे, लेकिन जितना लॉस हम अब मामा के यहाँ करा रहे थे सेम उतना ही लॉस हम अपने घर भी कराएंगे तब हम जाएंगे। नुकसान जितना हम मामा के यहाँ करा रहे थे उतना ही हम अपने घर भी कराएंगे तो हम जाएंगे। तो देखिए
अब क्या किया जा रहा है कि स्टेटर को रोटर के साइड भेजा जा रहा है, स्टेटर को रोटर के साइड भेजा जा रहा है। ये तो हमारा रोटर है E2 R2 X2, ये रोटर के साइड है। I2 इसमें करंट फ्लो हो रही है E2। अब इसको क्या किया जा रहा है, ये रोटर है और इसमें स्टेटर को भेजा जा रहा है। तो I1 स्टेटर की करंट है तो ये रिफर्ड हुई है तो I1 डैश। R1 स्टेटर की रेजिस्टेंस है, रिफर्ड हुई है तो R1 डैश। X1 स्टेटर का क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, भेजा गया है यानी रिफर किया गया है तो X1 डैश। E2 बराबर E1 तो रेफर किया गया है E1 तो E1 डैश। चलिए दोस्तों अब सारे इसके बारे में देखते हैं। देखिए तो रोटर का रेजिस्टेंस जो R1 था वो अपने साइड यानी रोटर के साइड उसमें करंट I1 फ्लो हो रही थी तो वहाँ पे वो लॉस करा रहा था I1 स्क्वायर R1। लेकिन जब वह रेजिस्टेंस रिफर्ड होकर के आया है उस टाइम I2 स्क्वायर R2 स्क्वायर R1 लॉस कराएगा, I2 स्क्वायर R1 लॉस कराएगा जो दोनों बराबर होंगे। और यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, हम R1 डैश का वैल्यू निकाल देंगे यानी स्टेटर रेजिस्टेंस रेफर टू रोटर साइड। स्टेटर रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होता है रोटर साइड में जब रेफर करते हैं तो R1 डैश इजकल टू I1 बाई I2 स्क्वायर R1, जहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के थ्रू I1 बाई I2 को K लिख सकते हैं तो R1 डैश इजकल टू K स्क्वायर R1। इसी के सेम इसी वे से जैसे कि ये लिखा गया है उसी तरह से X1 डैश इजकल टू K स्क्वायर X1, Z1 डैश इजकल टू K स्क्वायर Z1। यहाँ पे X1 क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, Z1 क्या है इम्पिडेंस है। उसी प्रकार हम यह जानते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2 बाई E1 इजकल टू K होता है, E2 बाई E1 इजकल टू K होता है। तो यहाँ से हम E2 का वैल्यू निकालेंगे तो E2 इजकल टू K E1, जहाँ से हमें मालूम है सर्किट डायग्राम से कि रेफर होकर आया है तो E2 इजकल टू E1 डैश, E2 इजकल टू E1 डैश। तो E2 के जगह पे ये वाली वैल्यू रख देंगे तो E1 डैश इजकल टू K E1। अब देखिए हम करंट की बात करेंगे तो हम जानते हैं कि I1 बाई I2 इजकल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो K होता है। ऐसे I2 का वैल्यू निकालेंगे तो I1 बाई K। अब देखिए दोस्तों तो यहाँ से I2 इजकल टू I1 डैश ये हमें मिला था सर्किट डायग्राम से, लेकिन यहाँ पे I2 के जगह पे इसकी वैल्यू को रखेंगे तो I1 बाई K, I1 डैश इजकल टू I1 बाई K। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।